उसके अलमनाक अंजाम पर मुझे अब भी दुख है। उसे मारकर तुम किसे बचाना चाह रहे थे? मैंने अव्वल खान की तरफ देखते हुए चुपता हुआ सवाल कर डाला। वो मेरा जाती मामला था, तुमको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मुझे तुम्हारे किसी जाती मामले से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन तुमको ये मालूम होना चाहिए कि अर्जुन के कत्ल होते ही या उससे जरा देर पहले उसका हशमत नामी एक करीबी दोस्त अचानक होटल से फरार हो गया। वो अक्सर वहां आता जाता रहता था। इस बार उसने भागने के बाद फोन पर खुद को चेकआउट करवाया है। होटल वालों ने हशमत की इस गैर मामूली हरकत की इत्तला पुलिस को दे दी है। इस होटल में बथेरे लोग मुकीम होंगे, तुम सिर्फ हशमत का जिक्र क्यों कर रहे हो? वो अर्जुन का और शायद तुम्हारा दोस्त था। वो मुश्तबा अंदाज में होटल से भागा है। मैंने मानी के लहजे में कहा, मैं किसी हशमत वगैरह को नहीं जानता। तुमने बिला वजह गैर जरूरी तस्करा निकाल लिया है। तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसका फैसलाबाद का रहायशी पता बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुआ है। मैंने अपनी बात जारी रखी। दूसरी तरफ लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। शायद वो इंकिशाफ उसके लिए हैरान कुन साबित हुआ था। उसने पूछा, ये बात भी अभी पुलिस के रिकॉर्ड पर नहीं है? मैं हंस पड़ा। अभी तुम हशमत से अपनी शनासाई तक से मुनकर थे, अब उसके बारे में पुलिस रिकॉर्ड से आगाही का दावा कर रहे हो? क्या यह खुला तजाद नहीं है? हशमत कोई अलग केस नहीं है, वो अर्जुन के मर्डर केस का एक हिस्सा है। मुझे उसकी तफ्तीश से दिलचस्पी है। अगर तुम अब भी इस बात पर मुसर हो तो मैं मान लेता हूं। ये बताओ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाह रहे थे? मैंने यकायक मौजू बदल दिया। मुझे एहसास हो गया था कि उससे हशमत के बारे में ज्यादा बातें करना मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेरी पेशकश के बारे में तुमने क्या सोचा है? उसने गंभीर आवाज में एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। कल ये बात खत्म हो गई थी। मैं किसी नकाबपोश को जवाबदेह होने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी ये पोजीशन अर्जुन के कत्ल के बाद भी बरकरार है। तुम्हारी इस हरकत ने तुम्हारा और कोई मकसद पूरा किया हो या ना किया हो, कम अज कम मुझे खौफजदा नहीं किया। तुमने अपने किसी आदमी को मेरी तलाश में भेजा तो उसकी लाश लेने के लिए तुम्हें खुद मेरे पास आना होगा। तुम बहुत जिद्दी और अनापरस्त आदमी हो। हमारे दरमियान डैनी से नफरत के सिवा कोई चीज मुश्तरक नहीं है और मैं इस इश्तराक को आगे बढ़ाना चाहता हूं। पहले अपनी तस्दीक कर लो। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, मुझे उससे नफरत नहीं है। मैं उसकी हरकतों को नापसंद करने लगा हूं। शायद कल भी मैंने तुमसे कहा था कि अब वो अपनी हदूद से तजावुज करके हमारे कामों में दखल अंदाज होने लगा है। उसे लगाम देने की जरूरत है। तुम पाकिस्तानी हो, इसलिए डैनी के बारे में नर्म अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरों के अल्फाज नहीं, दिल भी डैनी के लिए बहुत नर्म है। उसे रफ्ता रफ्ता हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे STF और हर पाकिस्तानी एजेंसी के रवैये से सख्त शिकायत हैं, मगर मैं तुम्हारे जाती नजरियात की कदर करता हूँ। मैं डैनी के बारे में तुम्हारा ताउन चाहता हूँ। तुम्हारा अपने नकाबपोश सरबराह पर एतराज था, अगर उसे हटा दिया जाए। तुम सिर्फ फोन पर उससे अपना राब्ता इस्तवार रखो। नहीं निक, यह उससे ज्यादा जिल्लत की बात होगी। बावकार तरीका यह है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं किस शख्स को जवाबदेह हूँ। उस राब्ते के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत फर्द और उसकी वाज़ेह शनाख्त की है। लेकिन कल तुम मुझसे कोबरा का सेटेलाइट फोन नंबर पूछ रहे थे। उसने मुझे याद दिलाया। तुमने कहा था कि आवाज का मुकाबला आवाज से हो सकता है। वो कल की बात थी, उसे भूल जाओ। आज तुम्हारी सफाकी मेरे सामने है। तुमने अपने एतमाद के एक आदमी को जिस तेजी से मरवाया है वो मेरे लिए इबरत आमोज है। मैं मानता हूं कि अर्जुन को मैंने अपनी गलती का भरम रखने के लिए रास्ते से हटाया, मगर मुझे अपने इस फैसले पर दुख है। शायद एक मुद्दत तक मुझे उसका कोई मुतबादल न मिल सके। मैं अपने पुराने और तरबियत याफ्ता आदमियों की दिल से कदर करता हूँ। वो मेरे लिए कीमती असासा है। जरूर करते होगे, मगर मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नया हूँ। अपनी किसी और गलती की पर्दापोशी के लिए तुम मेरी गर्दन कटवा दोगे? मैंने तहम्मुल से जवाब दिया। वो मुझे हर कीमत पर घेरना चाह रहा था। एक तरफ वजारत दाखिला पर दबाव डालकर मेरा कराची से तबादला कराने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था और दूसरी सम से मेरी तरफ दस्ते ताउन बढ़ा रहा था। वो इसकी खुली मुनाफकत थी। तुम डैनी को जरा भी नापसंद करते हो तो हमारा साथ दो, वरना हम तुम्हें डैनी का साथ ही तस्वुर करेंगे। हर तरफ से जिद होकर वो धमकी पर उतर आया। सुनो निक, तुम्हारे तस्वुर कर लेने से मेरा बाल भी बीका नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर यक बयक मेरा खून खौल उठा। दुश्मन बनकर सामने आओगे तो मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। बात जहां चल रही है उसे वहीं रहने दो। इसे अपने कौमी मिजाज में ढालने की कोशिश मत करो। दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान गैर जानबदारी भी एक हकीकत होती है। इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त हूं, न डैनी का साथी। मैं अपनी हदूद में रहकर अपने मनसब की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं। बात नहीं बन सकती तो मुझे अपनी छोटी सी दुनिया में मगर रहने दो। गैर जानबदारी अगर कोई चीज है तो वो माजी में हुआ करती थी। बढ़ते हुए तजर्बात के साथ इसका तस्वुर खत्म हो चुका है। जुल्म और जबर पर खामोश रहना जालिम और जाबर का साथ देने से ज्यादा संगीन जुर्म है। तुमको दो में से एक रास्ते का इंतखाब करना है। तुम्हारे लिए कोई तीसरी राह नहीं है। तुम मेरी तजवीज़ क्यों नहीं मान लेते हो? मैं उसे दो टोक जवाब देने के बजाय अपनी बातों के जाल में उलझा रहा था।
मैंने बात जारी रखी। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, तुमसे हदायत लेता रहूंगा, वही करूंगा जो तुम चाहोगे। तुम मेरे देखे भाले आदमी हो, इस पर तुम्हें क्या एतराज है? यह हमारे डिसिप्लिन के खिलाफ है। उसने चंद सानियों की खामोशी के बाद एक गहरा सांस लेकर जवाब दिया। दुनिया में कहीं भी हम बराह रास्त अपने मकामी फील्ड फोर्स की कमान नहीं करते, वो सब किसी मकामी को जवाबदेह होते हैं। तुम्हारे लिए मैं FBI के इस आलमी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ सकता। अभी तक तो मेरा तुम ही से राब्ता है, कोई मकामी मेरे सामने नहीं आया। अभी तुम हमारी सफ़ों में शामिल नहीं हो। मैं तुमसे कोई मुफाहमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल बात बन जाती तो मैं दरमियान से अपना कदम निकाल लेता। सारे मामलात तुम्हारे और कोबरा के दरमियान तय होते। यहाँ कोबरा हमारी फील्ड फोर्स को कंट्रोल करता है। तुमसे पहले आने वाले यहाँ बराह रास्त बहुत कुछ करते हैं। जॉन एशकोफ तुम्हारी तरह FBI का अफसर था। वो खुद मैदान अमल में सरगर्म था। हालात साजगार पाकर यहाँ से खामोशी से निकल गया। मैंने उसकी या किसी और की जुबान से कोबरा का नाम नहीं सुना। इनमें से किसी ने तुमको टटोलने की कोशिश नहीं की होगी। वो तुम्हें STF का पक्का नमकख्वार समझते होंगे। कल मैं तुमको बता रहा था कि वाशिंगटन और वर्जीनिया में बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि इस फोर्स के आदमी मर सकते हैं, बिक नहीं सकते। मुझे इन बड़ों से इख्तिलाफ है। मेरे नज़दीक हर शख्स की कोई ना कोई कीमत होती है, किसी की कम और किसी की ज्यादा। कोई पैसों के मोल बिकता है, कोई दूसरे दाम मांगता है। पहले आने वालों के लिए तुम मुखालिफ कैंप के कट्टर रुकन थे, इसलिए तुम्हारे सामने कोबरा का कोई जिक्र आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तुम्हारे दिल को टटोला और राह पाकर उसका नाम खोल दिया। शायद मैंने ज्यादा उजलत से काम लिया और अर्जुन से हाथ धो बैठा। मुझे सब्र से काम लेना चाहिए था। मैं इस बड़े नुकसान से बच सकता था। तुम पै दर पै गलतियां कर रहे हो, मैंने पुरस्कून लहजा में जवाब दिया। तुमने अभी तक कोबरा का भी नाम नहीं खोला। उसका असल नाम खोल दो, चमू टूट जाएगा और मसला हल हो जाएगा। दूसरी और ज्यादा अहम बात यह है कि मैं बराए फरोख्त नहीं हूँ, डैनी की बढ़ती हुई आजाद रवि बल्कि बहरा रवि से परेशान हूँ। वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। उसे खुद अपनी राह बना ली है। मुझे तुम्हारे सामने कोबरा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उसका नाम बहुत दूर की बात है, वो कभी तुम्हारे इल्म में नहीं आ सकेगा। उसकी मुतकब्बिराना आवाज़ आई। मैं अपने दिल ही दिल में उसकी कजफहमी पर हंस कर रह गया। कोबरा, हशमत और सोबराज दरअसल एक ही थे। वो तीनों नुक्ते एक ही जात में मरकूज थे, मगर निक इन्हें खींच तान कर एक बड़ी मुसल्लस बना रहा था, जिसका सिर्फ एक नुक्ता उसके महल्ले नजर था। कोबरा के दूसरे दो नामों को वो अपनी दानिश में सिर्फ अपने सीने में छुपाए हुए था। इसको यह अंदाजा नहीं था कि अर्जुन के सफाकाना कत्ल के बाद पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। उसके कत्ल का फैसला करके निक ने कोबरा के मुस्तकबिल पर भी मोहर लगा दी थी। बात सिर्फ वक्त की थी, वो मरहला ज्यादा दूर नहीं था जब एक शख्स की हलाकत का मातम 3 नामों से किया जाने वाला था। इससे गुफ्तगू करते हुए मैंने चंद मिनट पहले अज खुद हशमत का जिक्र निकाला था। मैं उसे उसकी सही औकात जताकर उसके दिमाग से बड़ा खन्नास निकालने का इरादा कर चुका था, लेकिन बर वक्त मुझे एहसास हो गया कि निक से इस बारे में कबल अज वक्त बात करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लूंगा। निक को यह भनक मिल जाती कि मैं कोबरा, हशमत और सोबराज की तकोन के राज से वाकिफ हो चुका हूं, तो वो 2 काम कर सकता था। अर्जुन की तरह उसे भी खामोशी, फुर्ती और मुकम्मल राजदारी के साथ मौत के घाट उतरवा कर अपने राजों को महफूज कर लेता, और अगर इस पर ज्यादा मेहरबान होता तो उसे मेरे खतरे से आगाह करके होशियार कर देता और हमारे लिए सोबराज तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता। मेरे लिए वो दोनों सूरतें काबिल कबूल नहीं थी, इसलिए मैंने इससे बात करते करते अचानक मौजू बदल दिया था। कोबरा का इस वक्त कोई जिक्र नहीं था। मैंने होटल से हशमत की पूरी सार रवानगी की बात छेड़ी हुई थी, वो जिक्र वहीं अधूरा रह गया। निक ने उसके बाद हशमत का नाम नहीं लिया था। इस बार वो कोबरा के गुन गा रहा था, दुश्मनों की दस्तरस से उसके बाहर होने के दावे कर रहा था। मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हारी बातों से जाहिर हो रहा है कि कोबरा को तुमने बहुत अरसा से पाला हुआ है। इसके लिए ऐसी नाजेबा और हतक अमेज जुबान इस्तेमाल न करो कर्नल। उसकी आवाज अचानक गजबनाक हो गई। वो हमारा कलीदी आदमी है, हम दूसरों से अपने कुत्तों की भी इज्जत कराना जानते हैं। मेरा इरादा हतक करने का नहीं था, बस लफ्जों से खेलने का दिल चाह रहा था। उसका लकब कोबरा है, सांप कोबरा हो या शीश नाग, उसे पाला ही जाता है। तुम बहुत चबा चबा कर बातें कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने मेरा साथ ना दिया तो किसी भी वक्त तुम्हारी जिंदगी का चिराग गुल किया जा सकता है। शहर में डैनी के लहू के प्यासे घूम रहे हैं, जो हर उस शख्स के दुश्मन है जो डैनी की मदद करता हो। तुम और अव्वल खान उसके बड़े मददगार हो। गुस्से की गर्मी खाकर वो धीरे धीरे खुल रहा था। उसने ये नहीं बताया था कि वो अव्वल खान और कर्नल दावर को कराची से बाहर भिजवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए था, मगर उसने वो दोनों नाम एक साथ दोहरा कर सबूत फराम कर दिया था कि कराची से जबरी तबादले के बारे में अव्वल खान की इतलात गलत नहीं थी। अचानक मुझे झटका सा लगा, वो किन लोगों को डैनी के लहू के प्यासे करार दे रहा था। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मुझे अपने जहन पर ज्यादा जोर नहीं देना पड़ा।
वो धमकी देते हुए उसके जहन में ब्लैक कैट्स के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। शहर में मेरे लिए दोस्ती और दुश्मनी की फिजा काफी अरसे से एक ही नहज पर चल रही थी। माजी करीब में इसमें जरा सी तब्दीली ये आई थी कि शहर में ब्लैक कैट्स की अफवाहें गर्दिश करने लगी थीं। वो सफाक कातिल थे और दिल्ली से मेरे कत्ल का मिशन लेकर कराची आए थे। वो शहर में अपने तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन होटल में अपना ठिकाना बनाने के लिए शायद उन्होंने कोबरा के जरिए अर्जुन की मदद हासिल की थी, इसलिए निक भी उनकी शहर में आमद से बाखबर हो गया था। मैं डैनी की हैसियत से इन सब का बदतरीन और मुश्तरक दुश्मन था, इसलिए निक को इनकी आमद के मकसद का भी इल्म रहा होगा। यह बात बहरहाल तय थी कि ब्लैक कैट्स ने मुझे मारने का एजाज खुद हासिल करने के चक्कर में इनमें से किसी को यह हवा नहीं लगने दी थी कि उन्होंने मक्कारी से काम लेकर मेरे ठिकाने का सुराग लगा लिया था। निक को मेरे घर का इल्म हो गया होता तो वो दूसरे तरीकों से डैनी तक पहुंचने की कोशिश न करता। मैंने हशमत या सोबराज के बारे में गुफ्तगू का सिलसिला खुद मौकूफ कर दिया था, क्योंकि इस बारे में मेरी कही हुई कोई गैर मोहतात बात हमारी आने वाली कामयाबियों पर मनफी असरार डाल सकती थी। लेकिन ब्लैक कैट्स के बारे में निक से खुलकर बात करने में कोई हर्ज नहीं था। इनके मामले में वो बाजी हमारे हाथ ही में रही थी। थोड़ी देर पहले वो दोनों हमारे हाथ आ चुके थे। स्टेशन 4 में इन दोनों की कैद का मतलब यह था कि दुनिया की कोई ताकत इनकी किस्मत के आखिरी फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकती थी। मैं चबा चबा कर बातें नहीं कर रहा, यह हरकत तुमसे सरजद हुई है। मैंने बहुत तेजी के साथ वो सब सोचने के बाद महज चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा, थोड़ी देर पहले तुम कोबरा के गुन गा रहे थे, अब डैनी के लहू के प्यासों की धमकी दे रहे हो। वो जो कोई भी हूं मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। निक की गरूर आमेज हंसी के साथ उसकी आवाज उभरी। वो किसी को खौफजदा होने का मौका नहीं देते, अचानक अपने शिकार पर झपटते हैं और हैरान होने से पहले उसका काम तमाम कर देते हैं। कहीं तुम ब्लैक कैट्स की बात तो नहीं कर रहे? मैंने तजाहिल अरफाना से काम लेते हुए कहा। दूसरी तरफ सकूत छा गया। यूं महसूस हुआ जैसे मेरी जुबान से ब्लैक कैट्स का जिक्र सुनकर वो भौंचका रह गया हो। फिर उसकी खुश्क आवाज आई, तुम उनके बारे में क्या जानते हो? वो सल्तनत दर सल्तनत हैं। मैंने बात घुमाते हुए जवाब दिया। राह का एक हिस्सा है, लेकिन इनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। इनके काम करने के तरीके सबसे अलग और निराले हैं। वो मारो और भाग निकलो के उसी फलसफे पर अमल करते हैं जो तुमने अभी अभी बताया था। मेरे जवाब सुनकर अव्वल खान के होठों पर बेसाख्ता एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे इनके बारे में तुम्हारी जनरल नॉलेज से कोई दिलचस्पी नहीं है, शायद उसने तिनक कर कहा था। मैं शहर में उनकी मौजूदगी के बारे में पूछ रहा था। इस वक्त शहर में डैनी के लहू के नए प्यासे वही थे। अगर तुम इन पर तकिया किए हुए थे तो सुन लो कि उनका घमंड खाक में मिल चुका है। वो वहां नहीं है जहां उनको अर्जुन ने रखा हुआ था। कर्नल, मुझसे लफाजी मत करो। उसका लहजा मुजरिमाना हो गया। क्या तुम लोग उनकी राह पर लग गए थे? मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। फिर वो कहाँ हैं? उन पर किसने हाथ डाला है? उसके दोनों सवाल इस्तरारी थे। ये कोबरा ही तुम्हें बता सकेगा, मैं लाइल्म हूं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज डैनी ने फिर मनमानी की है और अपने दुश्मनों को ले उड़ा है। इस खबर ने निक को ऐसा हवास बाख्ता किया कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि चंद लम्हों कबल मुझसे किस फिजा में और कैसे बातें कर रहा था। कर्नल, यह बात तुम्हें सबसे पहले बतानी चाहिए थी। डैनी अब किसी पागल कुत्ते की तरह रेक को काटता फिर रहा है। इस वक्त इस खबर की तस्दीक जरूरी है। मैं फिर तुमसे बात करूंगा। वेरी गुड। वीरा ने मुसरत अमेज आवाज में ऊंचा नारा लगाया। उसे कहते हैं नहले पे दहला। अब निक रात भर कांटों के बिस्तर पर दौड़ता रहेगा। तुम्हारे इसरार पर मैंने उसे फोन कर लिया। इससे बहुत लंबी बात हुई। यह बताओ कि इसका नतीजा क्या निकला? मैंने वीरा से मुखातिब होकर संजीदगी से कहा। बहुत सी बातों के फौरी नताइज बरामद नहीं होते। तुमने बहुत खूबसूरती से उसे चकमा दिया है। एक दो रोज में उसका कोई ना कोई नतीजा सामने जरूर आएगा। बस इसे डरा कर हमने अपना दिल ठंडा कर लिया, वरना काम की कोई बात नहीं हुई। गजाला ने मेरी तायद की। हैरत है कि तुम ये कह रही हो, अव्वल खान ने गजाला से कहा। तुमने सुना नहीं कि हशमत के जिक्र पर वो कितना बेआराम हो गया था? अब हमारे सामने दो महाज रह गए हैं, मैंने बात समेटते हुए कहा। स्टेशन 4 पर मौजूद दोनों ब्लैक कैट्स से बाजपुरुष और सोबराज की बीख खुनी। डैनी, फिलहाल उसे हशमत ही रहने दो जब तक अव्वल खान इसकी तस्वीर में दाढ़ी मूंछों का इजाफा करके उसे होटल के अमले से शनाख्त नहीं करवा लेता। हमें सोबराज का नाम नहीं लेना चाहिए। वीरा ने इस बार पूरी संजीदगी और मतानत से अपनी जुबान खोली। दीवारों के भी कान होते हैं। सोबराज के बारे में जलाल तुमको पहले ही बता चुका है। बात कबल अज वक्त बाहर निकल गई तो तुम्हारा बल्कि हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं खाली नजरों से वीरा की तरफ देखता रहा। इस वक्त मेरे जहन में अचानक एक ख्याल आया। ब्लैक कैट्स की बर्बादी की ताज़ा खबरें सोबराज के पैरों के नीचे से जमीन निकाल सकती थी। उस राब्ते के फोन नंबर अव्वल खान फराहम कर चुका था, मगर खराबी वही थी कि इस वक्त सोबराज से बराह रास्त छेड़छाड़ काम बिगाड़ सकती थी। तुम क्या सोच रहे हो? अव्वल खान का मुशाहिदा बहुत तेज था। उसने मेरी आंखों में सोबराज के साए गुजरते देख लिए।
वीरा के मशवरे के बरक्स सोबराज के बारे में ही सोच रहा था। मैंने हंसकर जवाब दिया, वीरा सही कह रही है, उसे अपने जहन से झटक दो ताकि तुम ये रात आराम से गुजार सको। इस बारे में सुबह देख लिया जाएगा। उसने अपना पुरखुलूस मशवरा दिया। मैंने कुछ कहने के लिए जुबान खोली ही थी कि अव्वल खान के मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। अव्वल खान के लिए आने वाली इस गैर मुतवक्का कॉल पर मैं खामोश हो गया। उसने फोन पर बात शुरू की तो पता चला कि वो स्टेशन 4 से आया था, जहां दोनों ब्लैक कैट से कैद थे। नहीं, ये कैसे हुआ? दूसरी तरफ से दी जाने वाली इतला सुनकर अव्वल खान की जुबानी बेसाख्ता सवाल बरामद हुआ। उसका लबो लहजा चौंका देने वाला था। हम सबको सांप सूंघ गया और हमारी निगाहें अव्वल खान के चेहरे पर जम कर रह गईं। उसके चेहरे से गैज़ो गज़ब का इजहार हो रहा था। आवाज में इश्तियाल पैदा हो चुका था और अल्फाज से मायूसी मुतरज्जिह थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे जो खबर भी मिली थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन इसकी यक तरफा गुफ्तगू सुनकर पूरे वाक़े के बारे में अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था। इसके चंद अल्फाज से मैंने ये नतीजा अखज़ कर लिया था कि फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सोनिया नामी उस लड़की के बारे में थी जिसे ब्लैक कैट्स होने के शुबे में स्टेशन 4 पहुंचाया गया था। तलाश करो, उसे हर तरफ तलाश करो, उसे किसी कीमत पर नहीं निकलना चाहिए। अव्वल खान ने इस्तरारी लहजे में वो अलविदाई फिक्रा कहकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ, कौन निकल गया? फ़ोन से उसके फारिग होते ही सुल्तान शाह ने बेचैनी से पूछा। वो उल्लू की पट्टी सबकी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गई। अव्वल खान ने झुलाए हुए अंदाज में जवाब दिया, स्टेशन 4 से गायब होगी, ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरत और बेयकीनी से सवाल किया। सेल का दरवाजा बाहर से बंद था। अंदर उसके सारे कपड़े फर्श पर पड़े हुए हैं और ऊंचे रोशनदानों में लगी हुई सलाखें लकड़ी की चौखट से उखाड़ दी गई हैं। मालूम होता है कि वो बरहना होकर रोशनदान के रास्ते कोठरी से निकली है। तुम्हारे हर सेल की दीवारें सपाट और सीधी हैं। शायद रोशनदान भी 9 फुट से कम बुलंदी पर नहीं है। वो वहां तक कैसे पहुंच गई? वीरा भी वो बात सुनकर हैरान रहेगी। इतनी बुलंदी तक पहुंचना और फिर जोर आजमाई करके रोशनदान की सलाखों को उखाड़ना आसान काम नहीं था। सुल्तान शाह बोला, छिपकली की तरह दीवार पर चिपक कर चलना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। ये कोई और? गजाला ने भी इस वाक़े के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहा, लेकिन मैंने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। इस दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। स्पाइडरमैन एक फिल्मी किरदार है। हो सकता है कि सोनिया स्पाइडर वोमन रही हो। यह वाक़या क्यों और कैसे हुआ, ये सब सानवी बातें हैं। इस वक्त की सबसे अटल हकीकत यह है कि वो सेल से बाहर निकल चुकी है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, वो सेल से जरूर निकल गई है, लेकिन स्टेशन 4 के हदूद से बाहर नहीं जा सकेगी। STF के मुहाफिज उसे दोबारा अपने शिकंजे में दबोच लेंगे। स्टेशन 4 में किसी काम में देर नहीं लगती। अव्वल खान ने अपनी जगह पर कसमसा कर जवाब दिया। इसके गायब होने का इंकशाफ होते ही वहां इमरजेंसी का ऐलान करके सारी सर्च लाइट्स ऑन कर दी गई थी। उसे हर तरफ तलाश किया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो किसी जवान, खुशबदन और बरहना लड़की की मदद से इनकार करें। हो सकता है कि तन्हाई से उकताए हुए तुम्हारे ही किसी आदमी ने उसे पनाह दे दी हो। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। आम इंसानी नफ्सियात के रोह से ऐसा होना नामुमकिन नहीं है, अव्वल खान ने एतराफ़ किया, लेकिन मेरे आदमी अपने बदतरीन अंजाम के खौफ से ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं कर सकते। वहां कोई कैदी लाया जाता है तो पूरे कैंप को उसकी आमद की इत्तला मिल जाती है। दीदा उदनिस्ता कोई किसी कैदी का मददगार नहीं बन सकता। कड़ी सजा, बदनामी और मुलाजमत से जिल्लत अमेज बरतरफी का खौफ हर शैतानी तहरीक पर गालिब आ सकता है। मुझे यकीन नहीं कि मेरे किसी आदमी ने उसे पनाह दी होगी। फिर वो कहाँ गई? मैंने पुरतशवीश लहजे में सवाल किया।